नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है बुढ़ापे की लाठी। आइए चलिए सुनते हैं कहानी। मोहन जी अपने कमरे में अपनी पत्नी सुमित्रा जी के साथ बैठे हुए रोज की तरह अपने कारोबार का हालचाल सुना ही रहे थे कि इतने में बड़ा बेटा आया और बोला, पिताजी ज़रा तिजोरी की चाबी तो देना। अरे अरे, क्या हो गया? कुछ नहीं, बस 15,000 रुपये चाहिए थे। पिताजी, आपको तो पता है मेरी कार की रिपेयरिंग करानी है। अच्छा ठीक है सुमित्रा, ज़रा चाबी तो देना। सुमित्रा जी अपने कमर में से चाबी का गुच्छा निकाल कर दे देती है। बड़ा बेटा अभी जाता ही है कि इतने में छोटा बेटा आता है। बाबूजी, बच्चों की फीस भरनी है, 20,000 रुपये चाहिए, ज़रा दे दीजिए ना। मेरी तनख्वाह नहीं आई है अभी तक, जब आएगी तो आपको लौटा दूंगा। पिताजी सब जानते थे, सब समझते भी थे कि दोनों बेटे क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर यही सोचकर चुप हो जाते थे कि क्या फ़र्क पड़ता है, हैं तो अपने ही बच्चे। वैसे तो मोहन जी कभी मना नहीं करते थे तिजोरी की चाबी देने से, लेकिन कभी कारण पूछ भी बैठते थे तो बच्चे कहते थे, क्या पिताजी, आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या? इस बात पर मोहन जी ठहाका लगाकर हंस देते थे। सुमित्रा जी हमेशा उन्हें टोकती कि बच्चों पर सब कुछ मत लुटाओ, परंतु मोहन जी नहीं सुनते थे। अरे सुमित्रा, तुम तो जानती ही हो मेरे बच्चे मेरी जान है, लेकिन जी बुढ़ापे के लिए भी तो कुछ रखिए। अरे भाग्यवान, बुढ़ापे की चिंता तू मत कर, अपने दोनों बेटे बड़े होनहार है, बहुत प्यार करते हैं वो हमसे। जो संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं उनके रहते हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। सुमित्रा जी चुप हो जाती थी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं विचार तो चलते ही रहते थे। आप भी कितने भोले हैं, आज के ज़माने में अपने लिए कुछ ना कुछ अवश्य रखना ही चाहिए। बेटे तो अपने हैं, लेकिन बहुएं तो पराई हैं, और वैसे आपसे ज़्यादा मैं अपनी बहुओं को अच्छे से जानती हूँ। ये सब विचार करते हुए सुमित्रा जी एकटक अपने पति को देखे जा रही थी। इतने में मोहन जी ने चुटकी बजाते हुए उनके विचारशीला को भंग कर दिया। सुमित्रा जी अपने विचारों की दुनिया से बाहर आई। मोहन जी बोले, अरे भाग्यवान, कहाँ गुम हो गई? मेरी चाय का समय हो गया है, आज मिलेगी या खुद ही बना लूँ? मोहन जी ने चुटकी लेते हुए कहा। अरे आप क्यों चाय बनाएंगे, मैं राजू को आवाज़ देती हूँ, वो बना देगा। दरअसल सुमित्रा जी ने रसोई घर और घर के दूसरे कामों को करने के लिए 16-17 साल का नौकर राजू रखा हुआ था, ताकि बहुओं पर काम का बोझ ना पड़े, और फिर इस उम्र में वे खुद भी तो ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। सुमित्रा जी बोली, अरे वैसे भी चाय बनानी आती भी है आपको, जो खुद बनाएंगे? श्रीमती जी, मुझे चैलेंज मत कीजिए, बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ मैं। चलो आज मैं तुम्हें चाय बनाकर पिलाता हूँ। कहते हुए मोहन जी रसोई घर में जाकर चाय बनाने लगे। तो इतने में राजू आ गया। अरे बाबूजी, मैं किस लिए हूँ, मैं चाय बनाता हूँ। अरे नहीं, आज की चाय मैं बना लूँगा और तुम्हें भी पिलाऊँगा। कहते हुए मोहन जी चूल्हा जलाने लगे, साथ में अपनी पत्नी के लिए गाना भी गाने लगे। बाहर दोनों बहुएं अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोक कर खड़ी थी। शाम को सुमित्रा जी और मोहन जी रोज़ की तरह सैर सपाटा करने के लिए बाहर निकले। सुमित्रा जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उन्हें मोहन जी जैसा सुलझा हुआ इंसान मिला। पर कहते हैं ना, कभी कभी अपने भाग्य को अपनी ही नज़र लग जाती है। अभी थोड़ी दूर निकले ही थे कि देखा, सामने से गति की कार बेकाबू होकर उनकी तरफ ही आ रही थी। कुछ समझ पाते इससे पहले ही कार ने उन दोनों को टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। जब होश आया तो सुमित्रा जी ने स्वयं को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। देखा तो एक नर्स उन्हें ड्रिप लगा रही थी। उन्होंने उठते ही मोहन जी के बारे में पूछा तो नर्स ने बताया कि मोहन जी आईसीयू में हैं। दरअसल उन्हें बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, जिस कारण उनकी हालत गंभीर हुई थी। सुनते ही सुमित्रा जी ट्रिप उतार कर एक तरफ खड़ी हुई, चोटें लगने के बावजूद उठकर खड़ी हो गई और चल पड़ी। आज दर्द में भी इतनी हिम्मत कहाँ थी जो उन्हें रोक पाता। नर्स, हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारी
उन्हें पीछे से आवाज़ लगा रहे थे और सुमित्रा जी को जैसे कानों में सुनाई देना ही बंद हो गया था। सिर्फ और सिर्फ मोहन जी की प्यार भरी बातें ही उनके कानों में गूंज रही थी। मोहन जी को इतनी बुरी अवस्था में देखकर सुमित्रा जी उन्हें देखती ही रह गई। कुछ देर पहले जो मोहन जी उनके हाथ से बतियाते सैर पर निकले थे, पर वो हॉस्पिटल के बेड पर जख्मी हालत में बेसुध पड़े थे। सुमित्रा जी खुद को संभाल ना सकी। उठिए ना, देखिए आपके सहारे तो मैं ज़िंदगी जी रही थी। आप ही तो मेरे दिल की भावनाओं को समझते हैं। अब आप ही इस तरह मुझसे रूठ जाएंगे तो मेरा क्या होगा? कहते हुए सुमित्रा जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उन्हें आईसीयू से बाहर ले जाया गया। आखिर उन्हें भी काफ़ी कमज़ोरी आ गई थी। सुमित्रा जी को हॉस्पिटल के बेड पर लिटा दिया गया और उन्हें आराम करने को कहा गया। मोहन जी की चिंता ही सुमित्रा जी को खाए जा रही थी। आंखें बंद किए सुमित्रा जी अपने पति के साथ बिताए मीठे पलों को याद कर रही थी कि इतने में आवाज़ आई, बड़ी माँ। आंखें खोलकर देखा तो सामने उनका नौकर राजू खड़ा था। सुमित्रा जी की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोला, खाना खा लीजिए बड़ी माँ। सुमित्रा जी इधर उधर देखने लगी। आसपास कोई और नहीं था। राजू बोला, सब लोग घर चले गए हैं, तो मुझे लगा कि आप हॉस्पिटल में अकेली हैं, तो आपका हालचाल जानने आ गया। आते आते थोड़ा खाना भी ले आया। उठिए बड़ी माँ, खाना खा लीजिए। बाबूजी भी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। राजू का स्नेह लेकर सुमित्रा जी को कुछ हौसला हुआ। उन्हें लगा कि उनके साथ कोई तो खड़ा है इस दुख की घड़ी में। इतने में नर्स अंदर आई और बोली, सुमित्रा जी, आपके पति को होश आ गया है। राजू उन्हें मोहन जी के पास ले गया। मोहन जी होश में तो थे, परंतु अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे थे। ये देखकर सुमित्रा जी दर्द और चिंता से भर गई, लेकिन अपने पति के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। इसीलिए तुरंत अपनी पीड़ा अपनी आंखों में समेटकर मोहन जी की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, भगवान का शुक्र है आप ठीक हैं। अब हम जल्दी ही अपने घर चलेंगे। तबीयत थोड़ी संभलने के बाद उन दोनों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। दोनों घर तो आ गए, लेकिन मोहन जी अब व्हीलचेयर पर आ चुके थे। वो घर में चलने फिरने में असमर्थ थे। घर पर आने के बाद तो जैसे सुमित्रा जी और मोहन जी की जिंदगी ही पलट गई। जो लोग कभी घर के मुखिया हुआ करते थे, इस घर की रौनक हुआ करते थे, और दोनों अब उपेक्षा की नज़रों से देखे जाने लगे। बच्चों को अपने माता पिता ही बोझ लगने लगे। मोहन जी की दवा पानी सब सुमित्रा जी ही करती थी। एक दिन राजू किसी काम से बाजार गया तो सुमित्रा जी ने अपनी छोटी बहू से कहा, बेटा अपने बाबूजी के लिए कम नमक मिर्ची का थोड़ा सा दलिया बना तो दे। तो बहू ने टका सा जवाब दे दिया, माँ जी हमें और भी बहुत सारे काम है, और पिछले कुछ दिनों से जो घर की हालत चल रही थी, हम किटी पार्टी भी नहीं जा पाए हैं। आप ये काम खुद ही कर लीजिए तो अच्छा होगा। कहते हुए बहू किटी पार्टी में चली गई। कभी सुमित्रा जी बेटों को दवाइयाँ फल लाने को कह देती तो कोई ना कोई बहाना बनाकर इनकार कर देते थे। बेटों का साथ देने के लिए बहुएं भी आ जाती थी। माँ जी जितना भी खर्च कर लो, अब बाबूजी तो ठीक होने वाले नहीं हैं, थोड़ा सोच समझकर बात किया करो। फिर से इन तीर भरी बातों से माँ का कलेजा छलनी हो जाता है। मन ही मन वो भी जानती थी कि बेटों को ये सब सिखाने वाली बहुएं ही हैं। सोचने लगी कि यही बेटे छोटे छोटे खर्चों को लिए बाबूजी बाबूजी करते हुए आ जाते थे। अब बाबूजी लाचार हो गए हैं तो दूध से मक्खी निकालते हैं, उस तरह निकाल फेंक दिया है। बेटे बहू की जली कटी सुनकर जब सुमित्रा जी अपने कमरे में आई तो देखा मोहन जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मोहन जी सुमित्रा जी को देखकर बोले, मैंने अपने दोनों बेटों को अपने दोनों हाथ समझा था, लेकिन मुसीबत में यही दोनों बेटों ने हमारी परवरिश को ही नकार दिया है। लेकिन सुमित्रा तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तिजोरी की चाबी कहाँ गई? यहाँ तो रखी थी। इधर उधर देखते हुए सुमित्रा जी बोली। राजू जो पास ही खड़ा सब बातें सुन रहा था, सुमित्रा जी से बोला,
अरे सुबह ही तो छोटी भाभी और बड़ी भाभी कमरे में आई थी, क्या पता उन्होंने ली होगी। ये सब सुनते ही सुमित्रा जी चौंक गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बहू के पास पहुंची। बहू, वो तिजोरी की चाबी क्या तुम्हारे पास है? सुमित्रा जी थोड़ी सकुचाते हुए बोली। बहुएं तो जैसे तैयार ही खड़ी थी चिल्लाने को। माँ जी, आप तो पैसा लुटाने में ऐसे लगी हुई हैं जैसे कि पैसे पेड़ पर लगे हुए हैं। अब तो आपके पति की कमाई भी नहीं रही, इसीलिए पैसे को कैसे बचाना है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। अब वो चाबी आपको नहीं मिलेगी। बहू ने दिया अहम में भरा जवाब सुनकर सुमित्रा जी हैरानी से उन्हें देखती ही रह गई। अगले दिन सुमित्रा जी जब सोकर उठी तो देखा मोहन जी को थोड़ा सा बुखार था। जाकर बेटों से कहा, तुम्हारे बाबूजी को हॉस्पिटल ले जाना है, बुखार लग रहा है और रूटीन चेकअप भी करवाना है, तो गाड़ी ले चलो। इतने में छोटे बेटे का जवाब था, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। आपको तो पता ही है घर में पैसों की कितनी तंगी चल रही है। ऊपर से बाबूजी सब काम धंधा छोड़कर घर बैठ गए हैं। इतने में बड़ा बेटा भी आया। माँ, आप समझती क्यों नहीं हैं? हम लोग नौकरी पेशा हैं, इतना समय नहीं होता हमारे पास कि ये फालतू के काम करते रहे। राजू को बोलकर ऑटो बुला लीजिए और ले जाइए। बाबूजी को लेकर सुमित्रा जी अपनी अपमान का घूंट पीकर चुपचाप खड़ी थी। उन्होंने उस समय कुछ बोलना उचित न समझा। इतने में राजू ने आवाज़ लगाई, आइए बड़ी माँ, मैं ऑटो बुलाकर लाया हूँ। जाते हुए सुमित्रा जी ने राजू से कहा, पर बेटा मेरे पास तो पैसे भी नहीं दवा और फल लाने के लिए। मैंने पैसे उठा लिए हैं, तनख्वाह में से कुछ बचे थे, पूरे हो जाएंगे। कहते हुए राजू बाबूजी के व्हीलचेयर को सरकाते हुए ले गया। कहने को तो राजू नौकर था, लेकिन सुमित्रा जी और मोहन जी की सेवा उनके बच्चों से बढ़कर कर रहा था। ऑटो में सुमित्रा जी राजू से कहने लगी, मुसीबत में जब अपनों ने ही पल्ला झाड़ लिया तब तूने अपनों से ज़्यादा ख्याल रखा है। तब राजू बोला, बड़ी माँ, मेरे बचपन से ही माँ बाप नहीं थे, मेरी दादी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। अब वो भी चल बसी, मुझे तो आप दोनों में ही माता पिता की परछाई नजर आती है। राजू की आंखें सजल हो उठी। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मोहन जी के लिए कुछ खास डाइट और एक्सरसाइज बताए। राजू ने सब अच्छे से समझ लिया। वापस घर आते हुए रास्ते में ऑटो रुकवा कर राजू दवाइयाँ, फल और ज़रूरी सामान ले आया। राजू ने उनके खाने पीने का खास ध्यान रखा। कुछ ही दिनों में बाबूजी भी ठीक होने लगे। जब तबीयत थोड़ी अच्छी हुई, एक दिन बाबूजी ने अपने दोनों बेटों को हाल में बुलाया। क्या बाबूजी, आपको तो कोई काम धंधा है नहीं और आप सारा दिन हमें परेशान करते रहते हैं। दोनों बेटे चिल्लाते हुए अपने अपने कमरे से बाहर आए। सामने देखा तो चौंक गए। सामने सोफे पर माँ बाबूजी के साथ दो अनजान शख्स बैठे थे और मोहन जी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम लोगों को शायद नहीं पता, आज हमारी श्रीमती जी का जन्मदिन है, उसी अवसर पर ये सारा इंतज़ाम किया है। आज हमने, कहते हुए मोहन जी ने सुमित्रा जी के साथ केक काटा। सुमित्रा जी को एक गिफ्ट पैक उठाकर देते हुए बोले, ये लीजिए श्रीमती जी, आपकी पसंद की महंगी वाली सिल्क की साड़ी लाया हूँ। दोनों बहुएं के मुंह तो खुले के खुले रह गए। क्या हुआ, हैरान क्यों हो गए? इस लाचार निठल्ले बूढ़े बाप के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? चलो आज आप लोगों को भी सरप्राइज़ किए देता हूँ। मोहन जी ने अपने साथ खड़े दोनों व्यक्तियों का परिचय दिया। यह मेरे वकील दोस्त है महेश जी, जिन्हें मैंने वसीयत का बंटवारा करने के लिए बुलाया है, और यह है राजेश जी, जिन्हें मैंने ये मकान 1,20,00,000 में बेच दिया है। इतना कहने को ही देरी थी कि बेटे और बहू सिर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। लेकिन बाबूजी, आप बिना हमारी रजामंदी के ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। मोहन जी आज बोलते ही जा रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं थी आज उन्हें रोकने की। मोहन जी ने वकील साहब को वसीयत पढ़कर सुनाने को कहा। उसमें लिखा था, मैं अपनी दुकान से अपने बेटों और बहुओं को बेदखल करता हूँ, उस पर आज से राजू का हक होगा। वही अब मेरा कारोबार संभालेगा। इस मकान के बेचने से जो पैसा आएगा उसका आधा हिस्सा मैं अपने पोते पोती के नाम पर जमा करवा दूंगा, जो कि उनके वयस्क होने के बाद उन्हें मिल जाएगा। और बाकी की आधी रकम में एक छोटा सा मकान खरीद रहा हूँ, जिसमें मैं और मेरी पत्नी और राजू तीनों रहेंगे।
और मेरे पोता पोती के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। अब मोहन जी बोले, तुम लोगों के पास 10 दिन का समय है, अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लेना, क्योंकि 10 दिन बाद इस घर पर राजेश जी का हक होगा। मैं अभी तक इसी भी भ्रम में था कि मेरे 2 बेटे हैं जो बहुत होनहार हैं, परंतु क्या सचमुच मेरे दोनों बेटे मेरे अपने हैं? यहाँ सब अपने अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। मैं तो मिथ्या भ्रम में पड़कर खुश हो रहा था कि यहाँ सब मेरे अपने हैं। शुक्र है मालिक का जो हमेशा दुख दिखाया, जिसके कारण मुझे दुनिया की असलियत साफ साफ दिखाई देने लगी। मुसीबत के समय भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा ही दिखाई दे रहा था। अरे मैं कब से इस दुनिया से कुछ कर गया होता, अपने लाचार बेकार अपाहिज शरीर के साथ कब तक जीता। ये सब मेरी पत्नी और राजू की ही सेवा का फल है जो आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। असल में बेटे का फ़र्ज़ तो सिर्फ राजू ने ही निभाया है। पिताजी वो नौकर है और उसे नौकरी की जगह पर ही रखिए। आपके बेटे हम हैं, बड़े बेटे ने कहा। बेटे की बात सुनकर मोहन जी बोले, बंधी हुई तनख्वाह के अलावा दिया ही क्या है उसने मैंने, लेकिन इसमें तो जीवन दान दिया है। मेरी और मेरी पत्नी के बुढ़ापे की लाठी बना है। अब तो दोनों बेटे बहू सुमित्रा जी के चरणों में गिर पड़ी और बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी, आप ही समझाइए बाबूजी को। हम लोग आपके ही तो बच्चे हैं और फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ये भी तो ज़रा सोचिए। बहू को माँ जी से कुछ उम्मीद थी, लेकिन सुमित्रा जी उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बोली, ये बात तब क्यों याद नहीं आई जब तुम लोगों के सामने लाचार होकर मैं तुम्हारे बाबूजी की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। और फिर रिश्तेदार जो कहेंगे सो कहेंगे, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है। तुम अपना सामान बांधने की तैयारी करो। माँ पिताजी के मत देखकर आज दोनों बेटे और बहुएं बहुत चक हो गए थे। शायद उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो लोग बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन अंत में वही हुआ जो वसीयत में मोहन जी ने लिखा था। बेटे और बहू को अपने किए की सज़ा और सबक दोनों भी मिल चुके थे। तो दोस्तों, मोहन जी ने क्या सही किया? कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।